जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वी के बागपत में। और आज हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुदेश कुमार चौहान जी हमारे साथ हैं और साथ में हैं अन्य कार्यकर्ता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है वो बनने जा रही है। आइए जानते हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं उनसे कि वो इस जीत के क्या मायने निकाल कर चल रहे हैं और भविष्य में क्या क्या संभावनाएं बन रही है। बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर। सुदेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वी के बागपत में। और आपको हम बधाई देते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बन रही है और जो योगी जी हैं वो एक इतिहास रच रहे हैं। तो इस क्रम में जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं और 403 सीटों में 49 सीटें घटकर योगी जी दोबारा सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? एक जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रचंड जीत है। यदि हम मतदान को देखें तो लगभग उतने ही वोट मिले हैं जितने पिछली बार बीजेपी को, यानी विधानसभा चुनाव 2017 में जितने मिले थे। तो इसको प्रचंड जीत बताया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ 49 सीट घटकर आ रही हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपका पार्टी कार्यालय पे कार्यकर्ता और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जी धन्यवाद। रही कि पार्टी को वोट उतने ही मिले हैं लेकिन 49 सीट घट गई हैं जी, ये ठीक है। लेकिन 49 सीट घटने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक तो बीएसपी शून्य होगी, कांग्रेस धरातल में चली गई। इसी वजह से हमारा वोट बैंक उतना ही बना रहा, लेकिन उसका लाभ जो है थोड़ा सा गठबंधन को मिल गया। जी फिर भी योगी जी और मोदी जी के जो देश में विकास के कार्य हैं, कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं के हिसाब से जनता का जितना कल्याण करा, देश का जितना विकास किया है, इतना आज़ादी के बाद इन 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के छोड़ दो और 8 साल अपने माननीय मोदी जी के छोड़ दो। वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। कल्याण सिंह जी भी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे 1991 में, उन्होंने ऐसा शासन चलाया कि राम राज, आम जनता ये कहने लगी थी कि राम राज आ गया है, राम राज आ गया है। माननीय राजनाथ सिंह जी उस समय कृषि मंत्री थे। तो हमारे जो बुजुर्ग रहे, हमारे जो महापुरुष रहे, उनका इसमें बहुत बड़ा बलिदान है। हजारों हमारे महापुरुष, उनकी जिंदगी चली गई जी, लेकिन उन्होंने अपना ये सुख नहीं देखा जो सुख आज हम देख रहे हैं। जी, जैसा आपने बताया कि गठबंधन की वजह से ये गिरावट आई है। जो गठबंधन की वजह से नहीं, ये कांग्रेस शून्य होगी, बसपा शून्य होगी। बसपा की 1 सीट, कांग्रेस की 2 सीट, अदर्स 2 सीट, जो राष्ट्रीय पार्टी रही उसकी केवल 2 सीट। 2012 में प्रचंड बहुमत आया, मायावती का सरकार रही 5 साल तक, उसकी केवल 1 सीट। तो वो जो हमारे कुछ विरोधी मत थे वो हमें हराने के लिए गठबंधन पे चले गए, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी सीट कम होगी। तो क्या आने वाले समय में आप भाजपा के लिए कोई खतरा विपक्षी पार्टी का मंडराता हुआ आपको नज़र आता है या नहीं? कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। अब ये जो है ना, जो विपक्ष के नेता हैं, इनके हौसले इतने टूट गए, इतने टूट गए, जितना बड़ा ये रुक्का मचा रहे थे, हा हुल्ला कर रहे थे, वो दम नहीं था। हमारा जो वोटर था वो बिल्कुल साइलेंट था, जनता हमारे साथ थी, वो साइलेंट थी, चुप थी। तो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? क्या आने वाले समय में क्या ये एक चुनौती बनकर नहीं उभरेगी? मैं आपको बता दूं कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी और अभी 10 साल 26 नवंबर 2022 को पूरे होने जा रहे हैं। इस आम आदमी पार्टी का पंजाब में 2012 में कहीं नामो निशान नहीं था। वहीं 2017 की अगर बात करें तो एकदम से 20 विधायक जीत करके इस पार्टी के आए और आज स्थिति आपके सामने है कि 97 विधायक
सबको पछाड़ते हुए वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। तो यानी कि 9 वर्ष से भी कम समय में एक पार्टी एक राज्य पर यानी दूसरे राज्य पर, पहले दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा पंजाब, इन पर काबिज हो रही है। तो क्या ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में हलचल नहीं मचेगी? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल पंजाब से अलग है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी, उसका यहाँ कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन योगी जी और मोदी जी ये नारा तो चल रहा है लगातार, और इसी बात पर जो है जो केंद्र में सरकार आई थी वो मोदी जी की वजह से ही बनी थी। प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उस चेहरे पर सब कुछ चला बना और चल रहा है। अब दूसरे स्थान पर योगी जी आ गए हैं, लेकिन क्या योगी जी और मोदी जी केवल वही काम करेंगे? क्या जो नीचे का जो नेतृत्व है, जहां पर सुनने में कभी कभी ये भी आता है लोगों के द्वारा कि हम तो योगी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं कि या हम तो मोदी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं, तो क्या निचला जो स्तर है, मैं बात कर रहा हूं विधानसभा और जो लोकसभा, अभी बार बार योगी मोदी जी का नारा लगातार बना हुआ है। ऐसा है भाई साहब, परिवार का जो मुखिया होता है, सारा परिवार काम करता है, सारा परिवार, लेकिन श्रेय तो मुखिया को ही जाएगा। तो इसीलिए मोदी जी और योगी को श्रेय जाता है। दूसरी चीज़, इनके काम इतने बढ़िया हैं, योगी जी के भी मोदी जी के भी। पिछले 2 साल से गरीब जनता को महीने में 2 बार राशन दिया जा रहा। श्रमिकों को 1-1 हज़ार रुपये महीना दिए गए। नमक दिया, तेल दिया, दाल दी, चावल दिया। तो जब गरीब आदमी को मुसीबत के टाइम में ज़रा सा सहारा मिल जाएगा तो वो पार्टी से जुड़ गए, पहले के मुकाबले ज़्यादा जुड़े। और मोदी जी ने देश के नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान दिलाई। अभी आपने देखा यूक्रेन का रशिया का युद्ध चल रहा है, गंगा मिशन योजना के तहत स्पेशल वायुसेना के विमान भेज के पुतिन को कह के, यूक्रेन के राष्ट्रपति को कह के भारतीय छात्रों के लिए कॉरिडोर बनवा दिया कि उस कॉरिडोर के रास्ते में कोई हमला नहीं होगा, और अपने सारे छात्रों को भारत ले आए। ये कम सम्मान की बात नहीं है, दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान है मोदी जी का। मोदी जी का कोई दूसरा विकल्प आज दुनिया में नहीं है। जी, निसंदेह ये एक बहुत बड़ा कार्य है कि सभी भारतीय छात्रों को लगभग स्वदेश वापसी हो गई है। लेकिन बार बार एक प्रश्न चिन्ह बन रहा है कि ये जो यहाँ पर, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है, जो प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक की जो पहुँच है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के गुजरती है। और यहाँ पर जो ये सीटों में घटाव हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है और आम आदमी पार्टी का कुछ यहाँ पर खास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बसपा की खाली 1 सीट आई है। लेकिन वहीं पर जो भारतीय किसान यूनियन है उसका कहना है कि 13 माह किसान आंदोलन चला, बीजेपी को कहीं उस चीज़ का नुकसान तो नहीं हुआ? या मैं कहूँ महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है, पिछले जो सारे स्तर हैं पेट्रोल डीजल के वो सारे रिकॉर्ड टूट गए। क्या ये बातें पेट्रोल डीजल और जो 13 महीने बॉर्डर पर किसान बैठा, क्या इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई कितनी भी हो जाओ, लेकिन देश आज सुरक्षित हाथों में है। जनता ने मन बना लिया है कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी का ही शासन इस देश के अंदर रखना है। और 2024 का रास्ता 2022 के चुनाव ने तय कर दिया है कि फिर 2024 में एक बार मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। राकेश टिकैत ने तो जगह जगह जाके आलोचना करी पार्टी की, और वहाँ जो धरने पे बैठे थे किसान के रूप में, वो किसान नहीं थे, सही मायने में वो किसान नहीं थे। अगर वे किसान होते तो 26 जनवरी 2021 में लाल किले पे बदतमीजी नहीं करते। लेकिन फिर भी हमारे केंद्र की सरकार ने बहुत बड़ा धीरज रखा और उन पर कोई बल प्रयोग नहीं करा, ये मानते हुए कि भले ही ये किसान किसी दूसरे हिसाब किताब से यहाँ बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस ने बैठा रखे हैं या पंजाब की सरकार ने बैठा रखे हैं या राजस्थान की सरकार उन्हें पैसे दे रही है सरकार पर दबाव बनाने के लिए, फिर भी केंद्र सरकार ने बड़ा धीरज रखा, कोई बल प्रयोग उनके ऊपर नहीं करा।
जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि पंजाब की सरकार ने किसान को बैठाया, तो मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा कि पंजाब का इसमें पंजाब सरकार का क्या रोल रहा, उन्होंने किसानों को क्यों बैठाया, इससे वहाँ क्या फ़ायदा होने वाला था? फायदा ये होने वाला चाहता, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकत बर्दाश्त नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में रहे या प्रदेश में रहे। उन्होंने सारा एड्डी चोटी का जोर लगाया कि किसी भी कीमत पे बहुत बड़ा बवाल हो किसानों के नाम पे, देश में जनता इससे नाराज हो जावे, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं हुए। कोई गलत पार्टी ने निर्णय नहीं लिया, हमारी सरकार ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया, वो सही कदम पे कदम मिला के चलते रहे और उसी का परिणाम है आज प्रदेश में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 राज्यों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। अगर बागपत विधानसभा की बात करें तो बड़ी उठापटक रही। जो गठबंधन के प्रत्याशी थे अहमद हमीद जी, उनसे कभी 90 वोट आगे योगेश धामा जी, कभी 200 वोट पीछे, इस तरह की, और शाम तक यही क्रम चलता रहा। आखिर में आकर के थोड़ा लीड बनाई। तो ये जो इतना संघर्षपूर्ण चुनाव रहा बागपत विधानसभा का, तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बताऊं, ऐसा है 2 फरवरी में जब इनका रथ आया, जिस पे अखिलेश यादव थे, जयंत चौधरी थे, यहाँ नंगा नाच हुआ बड़ौद से लेके लोनी तक, 4-4, 5-5 बाइकों पे बैठ के हुई करते फिरोगे। फिर अगले दिन समाचार पत्रों में न्यूज़ छपी कि 50 मोबाइल लूट लिए, 70 आदमियों की जेब काट ली। तो ये अहमद हमीद तो उसी दिन चुनाव हार गया था। वो जो संदेश गया इलाके में, क्षेत्र में, तो जनता में जो संदेश गया, जनता ने मन बना लिया कि ये तो बनने से पहले ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, बन गए तो फिर ये क्या करेंगे। और यही रही योगेश धामा जी की जीत की बात। योगेश धामा बागपत जिले में बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय विधायक है। उसकी जो कार्यशैली है वो बड़ी दमदार है, आम जनता उससे बड़े आसानी से मिल जाती है। इतना बढ़िया विधायक हमारा, तो व्यक्तिगत संबंध उसके हर गांव में, पूरे जिले का कोई गांव ऐसा नहीं जहां उसने विकास ना किया हो। हमारे विधायक जी भी और हमारा संगठन भी ये प्रयास करेगा, मोदी जी से ये आग्रह करेगा कि कम से कम बड़ौद तक बागपत जिले का विकास करने के लिए मेट्रो रेल की सुविधा दी जावे। पूरा जोर संगठन भी और हमारे विधायक भी और हमारे सांसद भी इस बात के लिए लगावेंगे कि बागपत जिले के विकास करने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा कि बड़ौद तक हम मेट्रो चलवाएंगे। जो वादा किया है सरकार ने या हमारे मंत्री जी ने या हमारी सरकार ने, वो काम पूरा होगा, हर सूरत में पूरा होगा। भले ही 10 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने फालतू लग जाओ। हमारी पार्टी, हमारी सरकार झूठा वायदा नहीं करती। केजरीवाल जी ने पंजाब में बताया कि वो दिल्ली मॉडल पर विकास करेंगे, तो इसी लिहाज से जो लग रहा है उनको पंजाब में प्रचंड सफलता प्राप्त हुई है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल ऐसा है, हर राज्य का अलग अलग ट्रेंड है। जैसे ममता की सरकार बनी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, लेकिन हमारी भी वहाँ 77 सीट आई। उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा कि वहाँ वामपंथी भी और कांग्रेस भी 0 हो गई और उनका जो मत था वो हमारे एंटी पड़ गया। एक वो अल्पसंख्यकों को समझाने में कामयाब होगी कि यदि आप अपने वोट को इधर उधर डालोगे, वोटों का बंटवारा करोगे, तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। और ये जो विरोधी पार्टी के नेता हैं, ये अल्पसंख्यक समाज को हमेशा से डराते आ रहे हैं कि यदि भाजपा सरकार में आ गई तो आपको बांग्लादेश भेज देंगे, आपको पाकिस्तान भेज देंगे, दंगा करवा देंगे, आपको मरवा देंगे। ये उल्टी सीधी बात करके ये बहकावे में आ गए वहाँ, और सारे के सारे ये हमारे खिलाफ वहाँ पड़ गए। पंजाब की भी स्थिति कुछ कुछ ऐसी ही है। अब तक हम वहाँ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते आए, प्रकाश सिंह बादल के, सुखबीर सिंह बादल के गठबंधन से। अब पार्टी ने ये निर्णय ले लिया कि अकेले चलेंगे, अकेले चलेंगे। जैसे हम बंगाल में शायद कोई सीट ही नहीं जीत पाए थे, अब वहाँ हमारे एमपी भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, और आने वाले टाइम में जनता इस बात को समझ गया, अल्पसंख्यक इस बात को समझ गया कि भारतीय जनता पार्टी ही सबसे अच्छी पार्टी है जो विकास करती है।
जो भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो पात्र थे, चाहे अल्पसंख्यक थे या ओबीसी थे, ए टू जेड जो उस श्रेणी में आ रहे थे गरीब आदमी, उनको सबको बराबर रेगुलर लाभ मिला है। गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, गृहिणियाँ कहती हैं, तो कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर के जनता में कुछ रोष है, क्या आपको नहीं लगता? ऐसा है, गृहिणियों में कोई रोष नहीं है। उत्तर प्रदेश में 48% महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है। तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है, जो महंगाई है उस पर सुरक्षा हावी हो गई है। महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल के रेट बढ़ेंगे तो यहाँ भी बढ़ाने पड़ेंगे, मजबूरी है। लेकिन सर, कोरोना काल में तो बिल्कुल सब यातायात ठप रहा। उस समय जो विपक्ष है उसका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष कह रहा है कि उस समय भी तेल के दाम नहीं घटाए। ऐसा है, तेल के दाम अगर घटा देते, ये जो इतनी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं, जब टैक्स नहीं आवेगा सरकार के पास तो विकास कैसे करेंगे? और विपक्ष वालों का तो रोने का ही काम है, वो तो कुछ ना कुछ बेचारे कहते ही रहेंगे 5 साल और उनको मौका मिल गया उल्टी सीधी बात करने का। ऐसी कोई बात नहीं, ना महंगाई का कोई असर पड़ा, सुशासन पे, विकास के नाम पे वोट पड़ा। आगे भी विकास और सुशासन के नाम पे वोट पड़ता रहेगा। तो ये आप सुन रहे थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष बागपत को सुदेश कुमार चौहान जी को। उन्होंने साफ साफ बताया कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है और जो सुशासन है जनता उस पर वोट कर रही है, जो कानून व्यवस्था है उस पर जनता वोट कर रही है। जो दूसरी चीज़ें हैं जिनमें पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस है, उन पर इनका कहना है कि यदि विकास होगा तो थोड़ा टैक्स तो बढ़ेगा। ये तो समय ही तय कर पाएगा कि आगे बीजेपी किस ओर कितना उठेगी या कितना क्या होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल वी के बागपत पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है।